तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सी हाउ फाइनली उस सॉल्व फोर्स इमोर्टल सीट को ऑब्टेन कर चुका था। अब आगे इधर अब बाकी सारे डिसाइपल, उनकी आंखों में उस सीट के लिए लालच साफ देखा जा सकता था, पर ऑलरेडी सेकंड एल्डर ने सबको आपस में फाइट करने से मना कर दिया था। तो बस अब सब जेलसी वाली फीलिंग से सीओ के हाथों में उसी सीट को घूरे जा रहे थे। साथ ही वो बचे हुए सारे वॉर स्पिरिट, वो भी अब एल्डर के प्रेशर के कारण यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उनके सारे लीडर ऑलरेडी मारे जा चुके थे। हालांकि वो भी सीओ के मॉडल सीट को ऑप्ट करना चाहते थे, पर अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। तो वहीं इधर जो सीओ था, उस सॉल्व फोर सीट को बस अपने हाथों में पकड़े होता है, पर उतने से ही वो फील कर सकता था कि जो उसकी प्राइम मोडल स्पिरिट और जो उसकी साउल है वो नरिश हो रही है। तो ये डेफिनेटली कितनी वैल्यूएबल सीड है। हालांकि ये कैरेक्टर बताते हैं कि जो ये सीड है वो ग्रेड 2 इमॉर्टल सीड है, जो कि भले ही वर्ल्ड ट्री सैपलिंग या कॉस्मोस सीड के कंपेरेबल नहीं है, पर उसे कम भी नहीं है। पर यार, जो चीज़ प्राइमरी स्पिरिट या सोल को नरिश कर सकती है, वो कोई भी ट्रेजर जो होगा यार, काफ़ी ज़्यादा प्राइसलेस होगा। फिलहाल यहाँ पे अब जो सारे डिसाइपल होते हैं और एल्डर्स आगे बढ़ जाते हैं और रिल्म टॉम के बाकी एरिया को सर्च करने लगते हैं। उनकी वॉरशिप जो थी वो अब आगे बढ़ जाती है। वहीं अब जो सीओ था सेकंड एल्डर से पूछता है कि एल्डर, कोई पर्सन कितने इमॉर्टल सीड को अपने बॉडी में मर्ज कर सकता है। ये सुन ना सिर्फ एल्डर, इवन सारे के सारे डिसाइपल भी सीओ को चौंकते हुए देखने लगते हैं। वही सेकंड एल्डर तो सीओ को देख बोलते हैं, तुमने अभी इमॉर्टल सीड को मर्ज भी नहीं किया और अभी से ऐसे ख्याल सोच रहे हो। एक इंसान एक ही सीड को मर्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा करना एक टैबू है। इवन तुम बच भी नहीं सकते। फिलहाल गाइस, उन्हें कहने का मतलब ये था कि जो डिफरेंट इमॉर्टल दाव सीड होती है यार, उनके पास अपनी खुद की डिफरेंट नेचुरल लॉ और एट्रीब्यूट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा एक साथ बहुत से इमॉर्टल सीड को अगर अपने बॉडी में मर्ज करने का चाहेगा, तो जो पावरफुल इमॉर्टल सीड होगा वो थोड़ा जो वीक इमॉर्टल सीड होगा उसको डोमिनेट करना चाहेगा, और जो दोनों का जो डिफरेंट एट्रीब्यूट है वो एक दूसरे से क्लैश करेगी, जिस कारण यार जो ऑनर या फिर जो पर्सन होगा जो अपने बॉडी में उस सीड को मर्ज कर रहा होगा, उस क्लैश यार उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो डेफिनेटली वो बंदा ही मारा जा सकता है। कारण जो भी पर्सन है या कोई भी पर्सन एक के अलावा दूसरा जो था इमॉर्टल सीड अपने बॉडी में मर्ज नहीं कर सकता। वहीं अब एक बंदा जिसके कि बाल थोड़े से हरे कलर के होते हैं, वो आगे आते हुए सीओ से बोलता है, अगर तुम ये सीड नहीं चाहते तो मैं इसके बदले तुम एक एंशिएंट हेवनली आर्ट दे सकता हूँ। फिलहाल उसकी बातों को सुन सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये बंदा क्या ये पागल हो गया है। वो वांग से इमॉर्टल सीड को एक्सचेंज करना चाहता है, वो भी एक एंशिएंट हेवनली आर्ट के बदौले। इवन लॉन्ग लाइफ फैमिली भी एक सीट को ऑप्टेन नहीं कर सकती, अगर वो उसे खरीदना भी चाहे फिर भी। तभी कुछ बंदे उस ग्रीन वाले वाले बंदों को पहचान लेते हैं, क्योंकि जो उसका रिलेशन था वो विंड क्लैन से था। और फिर बाकी तो समझ जाते हैं कि उसे विंड क्लैन ने ही यहाँ भेजा है ताकि वो ये मोटर सीट को कैसे भी ऑप्टेन कर सके। अब जाकर सब समझ जाते हैं कि इस बंदे के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसके पीछे विंड क्लैन है जो कि एक लॉन्ग लाइफ फैमिली है। पर यार उसे नहीं पता कि वांग ने ही तो विंड क्लैन के यंग मास्टर फेंग सेंतियान को मारा था। और अगर ये बात विंड क्लैन वालों को पता होती तो वो सीओ का डेफिनेटली यार मारने की कोशिश करते, हालांकि वो ऑलरेडी कर चुके थे। यार फिलहाल उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि सीओ ने उनके यंग मास्टर को मारा है। और इवन गाय जो विंड क्लैन है उसको उससे तो सीओ काफ़ी नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने ही युवान किंग को बोला था ताकि वो सीओ को ओरिजिन एशियन माइंड में सप्रेस कर सके, जिस कारण यार जो सीओ था उसने फेंग सेंतियान को मारा था। आज जो गाय जब अपना सीओ था उस ग्रीन वाले बंदे को साफ मना कर देता है। तो ये देख जो बंदा था वो बोलता है, दाओ फ्रेंड, मैं विंड क्लैन की तरफ से बोल रहा हूँ, वो तुमसे ये सीट को एक्सचेंज करना चाहते हैं। सीओ ये सुनते ही बोलता है, ओह। और उसके बाद यार वो लिटरली अपना जो किसी किलिंग इंटेंट था उसको शो करता है। ऐसे करते यार उस बंदे की जो थी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, और उसके बाद वो तो एक शब्द तक नहीं बोल पाता। वहीं अब जो सिल्वर वॉरशिप होती है वो आगे बढ़ जाती है। तभी उन्हें काफ़ी बड़ा खोपड़ी देखने को मिलता है जो किसी जैंट का होता है। एल्डर यार उस जैंट जो था वो खोपड़ी उसके बारे में बताते हैं कि ये गोल्डन एंशेंट जैंट क्लैन के थर्ड एंसेस्टर का स्कल है, जो एंशेंट वॉर में यहाँ मारे गए थे। वहीं जो सारे स्टूडेंट होते हैं यार उस खोपड़ी के साइज़ को देख काफ़ी हैरान थे, क्योंकि यार जो खोपड़ी की साइज़ थी किसी माउंटेन से कम नहीं थी। इवन सिंह भी यार ये देख थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उसने इससे पहले भी कई जायंट्स को देखा था, पर वो भी इतने बड़े नहीं थे। वही अब आगे एल्डर सबको वार्न करते हैं, क्योंकि वो सब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले थे। तभी यार उन्हें एक स्ट्रेंज साउंड आती है जो सभी को यहाँ पर रुकने को बोलती है। मतलब गाइज वहाँ पे वर्ड से एक अजीब सा साउंड आता है, और लिटरली वो जो साउंड था वो इन सारे लोगों को रुकने को बोलता है। पर सेकेंड जो होते हैं वो सभी को इस पर ध्यान देने को नहीं बोलते। तभी जो वॉइस होती है फिर से गूंजती है और बोलती है,
तुम सब कीड़े कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे कैसे आ गए और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? इवन यहाँ पे आके तुम मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं पे कर रहे हो। इवन तुम्हारे एंसेस्टर वो भी हमारे सामने कुछ नहीं थे, हमारी इज्जत करते थे, हमारी पूजा करते थे, वो हमारे घुटनों के नीचे थे। मतलब यार वो फिलहाल जो बंदा जो या फिर जो भी मतलब कहूँ, वो जो वॉइस होती है वो इन सबको ऐसे ही मतलब इसकी बेइज्जती कर रही होती है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा क्रिटिसाइज़ कर रही थी। सेकंड वाला जो होती है यार, वो सभी को यहाँ से लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा वो था यानी जिसकी जो वॉइस आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक फॉरेनर एम्बल क्लैन का कोई बंदा था जो यहाँ पे सील था। ये बात सुन जो यार मतलब बाकी जितने भी डिसाइपल थे सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान और शौक थे। बट अब सब समझ जाते हैं कि लिटरली जो ट्रियल टॉम है उसमें सच में फॉरेन क्लैंस के जो मेंबर है वो सील किए गए हैं। फिलहाल जब इधर से ये सब आगे बढ़ने लगते हैं तभी जो वो बंदा जो एक्चुअली में यार फिलहाल यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ था, पहले उसकी वॉइस आई थी, अब वहाँ वर्ल्ड में स्पेस में कुछ ब्लैक ग्रे मिस्ट जो थी वो अपीयर होने लग जाती हैं और हमें वहाँ पे एक ब्लैक शैडो अपीयर होते दिखाई देता है। तभी यार सेकंड एल्डर जो थे अब वो 9 फिनिक्स फंडस को एक्टिवेट करते हैं और उसे देखते हैं, जो वो शैडो जैसा था अब वो डर जाता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं जो इधर बाकी सभी जो थे वो जब आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल यार ऐसे ही उन्हें रास्ते में कई सारे डिफरेंट रूइंस और प्लेस देखने को मिलते हैं। एक जगह तो यार उन्हें घोस्ट सिटी देखने को मिलता है जो वर्ल्ड में ऐसे ही फ्लोट कर रही होती है। खैर इधर वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन सबको कुछ दूर आगे एक काफ़ी बड़ा एक गोल्डन रोशनी दिखाई देती है। जब वो थोड़ा पास जाते हैं तो सभी उस चीज़ को देख काफ़ी शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनके सामने काफ़ी बड़ा मैसिव जाइंट गोल्डन ट्री होता है जो यार मानो हेवन और अर्थ के साथ कनेक्ट हो। इवन उसके पत्ते इतने बड़े बड़े थे मानो किसी स्टार से कम नहीं है और यार उस ट्री से काफ़ी सारा गोल्डन लाइट रिलीज हो रहा था। सभी उस ट्री को देख एक ही शब्द बोलते हैं, वर्ल्ड ट्री। क्या ये वर्ल्ड ट्री है? पर सेकंड एल्डर सभी को बताते हैं कि एक्चुअली में ये हाफ वर्ल्ड ट्री है। मतलब ये ट्री जो थी वो अभी भी इवॉल्व हो रही है और इसे अभी टाइम चाहिए। जब ये फुल्ली इवॉल्व हो जाएगी तो एक रियल ट्रू वर्ल्ड ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। फिलहाल तो सारे लोगों की आंखों में बस यही जान के लालच दिख रही होती है कि यार ये ट्री इवॉल्व हो रही है और जल्द ही वर्ल्ड ट्री में बन सकती है। इवन अब तो कई सारे एल्डर भी इस ट्री को अपने साथ ले जाने को देख रहे होते हैं। उतने में ही यार कुछ लोग जो थे वो वॉरशिप से उड़कर उस गोल्डन ट्री के पास जाने लगते हैं। इवन एल्डर भी उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि यार उन्हें भी ये जानना था कि यार क्या वो इस ट्री को ऑप्टेन कर सकते हैं या नहीं। पर जैसे ही जो वो सारे एक्सपर्ट उस गोल्डन ट्री के कुछ करीब पहुंचते ही हैं, उनकी जो बॉडी होती है लिटरली यार हवा में ही रुक जाती है और मानो एक झटके में वो देखते देखते उन सबका कीमा बन जाता है, एकदम से ब्लडी पेस्ट बन जाता है, चारों तरफ जो थी वो खून फैल जाती है। ये देखते और सभी दंग रह जाते हैं। किसी को नहीं लगा था कि जो ट्री है यार वो इतना सिनिस्टर और खतरनाक हो सकता है। फिलहाल अब जो था इसके बाद कोई भी उस ट्री के पास ज़्यादा नहीं। इवन सेकेंड एल्डर भी सबको बोलते हैं कि उस ट्री को हम ऑप्टेन नहीं कर सकते या फिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा है और कोई सैपलिंग नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था गाइस कि जो वर्ल्ड ट्री फिलहाल जो इवॉल्व हो रही थी वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब बड़ी हो चुकी है, मतलब उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और लिटरली ये सब अब उसे रिफाइन नहीं कर सकते थे, जिस कारण यार वो इस ट्री को मतलब यहाँ से नहीं ले जा सकते थे और इवन कोई उसे अपनी बॉडी में मर्ज भी नहीं कर सकता था। जो अपना सीईओ था उस गोल्डन ट्री को देख सेकेंड एल्डर से पूछता है कि आखिर ये कब फुल्ली एक वर्ल्ड ट्री में इवॉल्व हो पाएगा या उसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्योंकि यार अभी अभी उस ट्री ने कई सारे एक्सपर्ट को मतलब मौत के घाट उतार दिया था। ये सवाल जो था वह सीईओ इसलिए पूछा होता है क्योंकि गाय सीईओ ने लोअर डिम में सेम ऐसा ही एक जाइंट गोल्डन ट्री देखा था जब वो और लिटिल पैगोडा अंडाइन माउंटेन गए थे उस अंडाइन एग्जिस्टेंस को रेस्क्यू करने, और वहाँ पे यार उसने उस सेम ऐसा ही एक जाइंट गोल्डन ट्री देखा था जो वहाँ से उड़कर अपर डिल में असेंड कर गई थी। सीईओ को भी नहीं लगा था कि यार ये ट्री यहाँ पे होगी, क्योंकि यार जो सीईओ ने जिस ट्री को लोअर डिम में देखा था और अभी जो फिलहाल वो ट्री देख रहा है दोनों उसे देखने में काफ़ी सिमिलर ही लगते हैं। और इसलिए भी जो गाय जो ट्री था उसको सीईओ पहचान पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उस गोल्डन ट्री के बगल में एक वर्ल्ड स्टोन भी था और वहाँ पे उसने एक लेडी को देखा था जो मानो यार किसी मॉडल के जैसे दिख रही थी। और यहाँ भी गाय फिलहाल जो सामने ट्री होता है गोल्डन ट्री उसके पास में एक वर्ल्ड स्टोन होती है और उसी पे मतलब एक लेडी बैठी होती है जिससे कि यार आंखें फिलहाल अभी के लिए बंद होती है। पर यहाँ के जो हबगब थी यानी जो हलचल होती है उस कारण अब जो लेडी जब फिलहाल उस वर्ल्ड स्टोन में बैठी होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और ये देख जो फिलहाल सारे के सारे डिसाइपल थे काफ़ी हैरान हो जाते हैं, इवन एल्डर्स भी, क्योंकि यार कोई भी उस लेडी के बारे में कुछ नहीं जानता था। वहीं जैसे ही जब वो लेडी होती है अपनी आंखों को ओपन करती है मानो एक अलग ही प्योर और सैक्रेड लेवल का ऑरा रिलीज होता है। साथ ही उसके गोल्डन हेयर
और वाइट सीन वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और वो शियो को देख स्माइल करती है। ये देख तो यार शियो समझ जाता है कि ये वही ट्री है जिसको कि उसने लोडिंग में देखा था, और वो लेडी भी। वो भी यार सरप्राइज था कि वो एक्चुअली में ड्रीम टॉम में आ गई है, क्योंकि यार बाद में जो था शिहाब उसको पता चला था कि जो वो ट्री है वो किसी स्टार ग्रेव रिल्म में चली गई थी। और शिहाब अपने मन में सोचता है कि कहीं ये स्टार ग्रेव रिल्म और रिल्म टॉम एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं। वहीं जब वो लेडी शियो को देख स्माइल करती है और इसी को देख रही होती है तो कुछ डिसाइपल एक दूसरे से बोलते हैं, अरे देख देख, मुझे देख कर स्माइल कर रही है। तो दूसरा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे देख कर स्माइल कर रही है। यार यहाँ पे इनका अलग ही चल रहा होता है। इतने में ही एल्डर सबको शांत कर देते हैं, पर तभी कुछ डिसाइपल नोटिस करते हैं कि जो वो लेडी है वह एक्चुअली में शियो को देख रही होती है और उसे देख स्माइल कर रही थी। यार ये देख तो अब उनकी जल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि शियो और उस लेडी का रिलेशन क्या है या क्या हो सकता है। वो कैसे ये जानती है। फिलहाल इधर अब वॉइड में एक पोर्टल ओपन होता है और वो जायंट गोल्डन ट्री और वो लेडी उसी पोर्टल में जाने लग जाते हैं। पर तभी सेकंड एल्डर सभी को उसी पोर्टल में उस गोल्डन ट्री को फॉलो करने को बोलते हैं। पर यार इस पे जो बाकी एल्डर्स है वो मना कर देते हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। पर सेकंड एल्डर बोलते हैं ये ट्री अभी भी इवॉल्व हो रही है और इसे अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट करने में काफ़ी सारा डिवाइन एनर्जी चाहिए होगा और नेचुरल लक। तो फिलहाल अगर हम इस ट्री को फॉलो करते हैं तो मे भी हमें वहाँ पे जहाँ भी ये ट्री जाए वहाँ पे काफ़ी सारा दाव सीड भी मिल सकता है। इस बात पे फिलहाल जो सारे एल्डर्स थे वो कुछ देर सोचने के बाद अग्री कर जाते हैं, क्योंकि यार जहाँ रिस्क होता है वहीं पे प्रॉफिट भी होती है। इधर अब जो वॉरशिप होती है उसी पोर्टल में एंटर कर जाती है और इस ट्री को फॉलो करने लगती है। रास्ते में उन्हें कई सारे डिफरेंट प्लेस देखने को मिलती है, कई सारे स्केल्टन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही करते हुए वो एक एंशेंट कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं, या कहूँ तो एक एंशेंट प्लेस। पर यार यहाँ पे आते ही सभी काफ़ी हैरान और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यार इस प्लेस से 5 डिफरेंट टाइप की ऑरा जो थी वो रिलीज हो रही होती है। 5 डिफरेंट कलर 5 डिफरेंट कलर रेडियंस जो थे वो रिलीज हो रहे होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी थी उसमें यार 5 टाइप की जो थी अलग अलग एट्रीब्यूट होती है। जैसे ही कुछ जो हिस्सा था पूरी तरह से येलो कलर का होता है, वैसे ही कुछ ब्लू और कुछ एरिया रेड कलर के होते हैं, कुछ जो थे वो पूरी तरह से ग्रीन होती हैं। तभी एक एल्डर जो थे वो ये देख काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि ये तो 5 एलिमेंट अर्थ प्लेस है, और यार ये प्लेस इतनी बड़ी होती है कि इवन इसका कोई और अंत नहीं दिख रहा होता। वहीं जो वो जाइंट ट्री होता है वो इसी प्लेस के सेंटर पर आकर एक जगह पे वो अपना रूट जो थी वो एकदम से जड़ जमा लेती है और वो ज़मीन के अंदर मतलब मानो चली जाती है, और यहाँ से जो मतलब 5 डिफरेंट एलिमेंट की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी जो एक एल्डर थे वो सभी को बताते हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली 5 एलिमेंट दाव सीध मिल सकती है। यानी कि गाइज यहाँ पे मेटल, वुड, अर्थ, वाटर, फायर, इन सभी की दाव शीट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के जो लैंड से इन सारे एट्रीब्यूट की जो एनर्जी थी वो रिलीज हो रही होती है। वहीं अब जो वॉरशिप होती है यहाँ पे आकर लैंड कर दिया और सभी डिसाइपल रेडी हो जाते हैं। वहीं इधर स्वानकुंग जैसे यार वो उस वॉरशिप से उतर कर ज़मीन पर लैंड करता है, मतलब यहाँ पे खड़ा होता है, उसके नीचे की जो ज़मीन थी एकदम से वहाँ धंस जाती है और लिटरली जो स्वानकुंग था वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे जाता है वहाँ पे यार एकदम से मैग्मा रीजन होता है और वहाँ से एक फायर सीड बाहर निकलती है जो कि भाग रही होती है। पर तुरंत ही अपना स्वानकुंग जो था अपना तीनों इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उस फायर दाव सीड को कैप्चर करने लग जाता है। यार उस फ्लेम सीड को देख तो फिलहाल जो बाकी सारे डिसाइपल थे और इवन एल्डर्स भी थे सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और काफ़ी मतलब सरप्राइज भी थे। लिटरली यार किसी को नहीं लगा था कि वो सब बस यहाँ पे आते ही उन्हें एक दाव सीड मिल सकती है। लिटरली सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस बात से, और इसीलिए गाइस जो अब जो बाकी सारे डिसाइपल होते हैं अपने अपने राह से जाने लगते हैं ताकि वो यहाँ पे और भी जो दाव सीट था उसको ऑब्टेन कर सकें। इवन जो सेकंड एल्डर थे वो भी यार इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि यार उनका डिसीजन सही था। पर एक एल्डर सभी को बताते हैं कि मे भी यहाँ पे एक ऐसा दाव सीट हो सकता है जो उन पाँचों एट्रीब्यूट के मर्जर से बना हो और उसे 5 एलिमेंट दाव सीट कहते हैं। इवन ऐसा र्यूमर है कि वो नेस्केंट कॉस्मो सीट से बिल्कुल भी कम नहीं है और वह ग्रेड 1 इमॉर्टल सीट हो सकती है। फिलहाल यार ये सुन अब जो सारे डिसाइपल थे मानो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक हो। बस सबके मन में एक ही मतलब थॉट था कि बस कैसे भी करके उन्हें वो दाव सीट चाहिए, और उसी दाव सीट को ढूंढने के लिए अब जो सारे डिसाइपल थे यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जाने से पहले जो सारे लोग थे इस बात को सुन काफ़ी एक्साइटेड और सरप्राइज भी हो गए थे कि यार यहाँ पे एक 5 एलिमेंट दाव सीट यानी ग्रेड 1 की मोटर सीट भी हो सकती है। लिटरली ये बात जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग थी। बात से इतना एक्साइटमेंट होता है कि इवन वांगसी भी जो पहले कुछ इमोशन शो नहीं कर रही होती है इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। सभी यार अपने अपने फिस्ट को बंद करते हुए मानो ये सोच रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस सीट को तो मैं ही ऑप्टेन करूँगा।
और फिलहाल जो सारे होते हैं अब उस डार्क शीट को पाने की रेस में लग जाते हैं। सबके मन में बस एक ही विचार, प्राण जाए पर शीट मिल जाए। क्या इधर अब हमें यहाँ के स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ के हवा में 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट की ऑरा मिक्स होती है और यहाँ की एसेंस एनर्जी इतनी ज़्यादा सैक्रेड और प्योर होती है। लिटरली यार शियो था वो तो सोचता है कि यार अगर मुझे वो दाव शीट नहीं चाहिए होती तो मैं अभी यहीं बैठ जाता कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि यार इस इन्वायरमेंट में उसकी कल्टिवेशन लाइटनिंग फास्ट हो जाती। पर फिलहाल यार बाकी सारे डिसाइपल दाव शीट को ढूंढने में लगे होते हैं, तो भला अपना शियो चुपचाप कैसे बैठ सकता था। वहीं ये प्लेस इतनी बड़ी होती है, मानो यार ढूंढते ढूंढते पूरा साल निकल जाए पर इस जगह कोई एंड पॉइंट ना मिल सके, ऐसा था। और दाव शीट वो तो खैर पता नहीं। तभी कुछ दूरी पर एक एज्योर डिवाइन रेडियंट सूट होती है। उस हलचल के कारण कुछ और भी डिसाइपल उस एरिया में देखने जाते हैं। जब शियो वहाँ पे जाता है तो प्रिंसेस चावियो को देखता है जिसके पास एक ब्लू कलर दाव शीट होती है जो मानो किसी ओशन के हार्ट जैसा लग रहा होता है। शियो भी सरप्राइज लुक देते हुए, उससे भी नहीं लगा था कि यार यावियो को मतलब वाटर टाइप दाव शीट मिल जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। वहीं जो बाकी कुछ डिसाइपल यहाँ पे आए थे, जब वो यावियो के मतलब हाथों में उस रोहम्बस टाइप क्रिस्टल शेप वाटर दाव शीट को देखते हैं, सभी उसको लेकर कंपीट करने का ख्याल अपने अपने मन से निकाल देते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, क्योंकि लिटरली यार वो सब यावे से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इधर शिहो भी किंगी को अब एक साथ चलने को बोलता है। ये सुन जो किंगी होती है वो शिहो के साथ जाने से हेजिटेट करने लगती है। इसलिए नहीं कि यार वो शिहो को पसंद नहीं करती थी, बल्कि ऑलरेडी एकेडमी में सब उन दोनों के बिहेवियर को लेकर काफ़ी रिमर्स फैला चुके हैं। साथ ही यार किंगी नहीं चाहती थी कि यहाँ पे इन दोनों को बाकी सब जो थे इतना क्लोज देखें। पर यार शिहो अपना मानने वाला कहा था, वो डायरेक्ट किंगी के हाथों को पकड़ आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि आगे काफ़ी डेंजर हो सकता है, तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी, और ख़ासकर वो यूनचैन, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे रहना चाहिए। वहीं इधर याविये वो शियो को टीज करते हुए बोलती है, ब्रदर सी, क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करोगे। ये सुन शियो भी हंसते हुए बोलता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ये बोलता है, मैं थोड़ा जगह से फील कर रहा हूँ, तुम्हें आते ही यहाँ पे करियर वाटर टाइप दाव सीढ़ी मिल गई, लगता है मुझे भी अब जाना चाहिए अपना लक ट्राई करने को। और ये बोलते ही शियो जो था वो किंगी के साथ यहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर जो याविये होती है वो पीछे से एक स्माइल के साथ बोलती है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। खैर इधर अब हमें शिहो को दिखाया जाता है जो किंगी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पर किंगी उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा सा मतलब आर्ग्यू करती है, बोलती है ये एक सैक्रेड लैंड है तो यहाँ पे क्या ही डेंजर हो सकता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, वैसे भी तुम्हें मतलब मेरे पीछे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। तो शिहो भी यार मतलब ढीठ की तरह बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर यहाँ पे जो डेंजरस आएगी तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, इसलिए मेरा होना तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यूनचिन आ गई तो उसे भगाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए भी। फिलहाल का जो किंगी होती है वो भी फिलहाल शिहो को मतलब ज़्यादा देर तक ऐसा उसे आर्ग्यू नहीं कर पाती। वहीं फिलहाल वो दोनों यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में ये जो शिहो था वो कुछ फैमिली और सेंस कर लेता है और बोलता है, लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गई। इस बात से किंगी भी थोड़ा सा मतलब चौंक जाती है, और जब वही फील करती है तो यार वो भी समझ जाती है कि क्या हुआ था। लिटरली यार फिलहाल उन दोनों के पीछे यूनचैन पड़ी होती है। ये देख लिटरली यार किंगी भी थी, वो भी थोड़ा मतलब सरप्राइज थी कि यार वो फिलहाल इन दोनों के पीछे क्यों पड़ गई है। वही जो शिहो था बोलता है, ये देखो मैंने क्या बोला था, इस शैतान का नाम लिया और वो आ भी गई। पर जो किंगी थी यार वो शिहो को बोलती है, ये मेरे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पे आई है। पर लिटरली जो शिहो था वो इसकी बातों को ऐसे ही इग्नोर मार देता है, क्योंकि यार पास्ट में जो कांड किंगी और शिहो के बीच हुआ था तो आपको पता है कि उसके कारण यूनचान जो होली मेंडिंग सेट की फेरी है वो शिहो को और किंगी को अब एक साथ नहीं रहने दे सकती थी, वरना उसे भी नहीं पता था कि यार वो और क्या क्या करेगा। अब यहाँ पे यार समझने वाले समझ गए होंगे। खैर शिहो की जो चमड़ी थी यार वो काफ़ी मोटी होती है। वो किंगी के शोल्डर पे अपना एक हाथ रख देता है, ये बोलकर कि ये सब यूनचन को भगाने के लिए है। पर किंगी भी यार काफ़ी एम्बेरस फील करने लग जाती है। पर शिहो इतने में नहीं रुकता, वो किंगी को एक चिमटी काट लेता है। इससे ना सिर्फ यूनचैन, इवन किंगी भी फील करती है कि अगर वो यार शियो के साथ रहे तो न जाने ये लीचर और क्या क्या करने लगेगा यूनचैन को भगाने के नाम पर। शियो के इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो मस्त अपने काम में लगा होता है। वहीं उधर यूनचैन किंगी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं होती, तो शियो जो किंगी को साथ करता है यार वो यूनचैन लिटरली उसे काफ़ी मतलब अच्छे से फील कर सकती थी, मानो वो उसी के साथ हो रहा है। तो ऐसे में यार यूनचैन जो थी वो शियो को मतलब काफ़ी गाली देती है, इवन किंगी को भी काफ़ी भला बुरा बोलती है और उसको शियो से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि यार ये पर्वत उसकी सैनिटी उसकी पवित्रता को भंग कर देगा। पर जब किंगी जो थी वो यूनचैन को इतने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में देखती है तो वो भी शियो को कुछ नहीं बोलती और यूनचैन को बोलती है,
तुम्हें भला इससे क्या है, मैं किसी के साथ रहूँ या कुछ भी करूँ, अपने काम से मतलब रखूँ। ये जो यूंचन होती है पहले तो यार उसका उसका शक्ल काफ़ी अगली हो जाता है, माथे पे गुस्से की काई रेखा, पर वो अपने दांतों को पीसते हुए यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि जितनी देर वो यहाँ पे रहती उतना देर वो सब फील करना पड़ता है उसे, जो शिवा किंग के साथ कर रहा होता है। वहीं इधर यूनचुन के चाहते हैं कि ये भी शिवा को एक गुस्सैल शेरनी वाली लुक देती है। शिवा भी समझ जाता है कि यार अब ज़्यादा वो टीच किया तो ये गुस्सैल शेरनी उसे ही खा जाएगी। खैर यहाँ पे हमें रियम टॉम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा वॉरशिप जो था दिखाया जाता है, जो काफ़ी हेजी टाइप और एंशिएंट लग रही थी। इवन इस वॉरशिप से इमॉर्टल मिस्ट रिलीज हो रही होती है। इसी के बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सी और किंग को दिखाया जाता है। फिलहाल दोनों एक प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ वही दोनों होते हैं और यहाँ की हर एक जगह मेटल से बनी होती है, मानो ये पूरी की पूरी प्लेस ही मेटल से बने हो। इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। यहाँ की ज़मीन, ग्रास, पेड़ पौधे सब जो थे बस मेटल के बने होते हैं। ना यहाँ पे पानी था ना कुछ था। इवन हवा भी होती इसमें नमी काफ़ी कम होती है। सिंह और जो किंगी थे यार इस प्लेस पे लैंड करते हैं, तो उनके लैंड करते ही एक झैंग करके साउंड क्राई जो थी, मतलब शॉर्ट क्राई, वो सुनाई देती है, जैसे कोई दो मेटल आपस में कोलाइड किए हों। वहीं कुछ दूर आगे उन्हें कई सारे स्वॉर्ड रेडियंस देखने को मिलते हैं। सिंह और किंगी अभी तक उन्हें एक भी जो था वो दाव सेट नहीं मिला था। वहीं उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं उनको डिफरेंट 5 एलिमेंट के दाव शीट मतलब ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी कि जो बाकी डिफरेंट एट्रीब्यूट के दाव शीट हैं वो बहुत से लोगों को ऐसे मिल भी चुके हैं। पर सिंह और किंगियों को मतलब अब तक जो था एक भी दाव शीट नहीं मिला था। हालांकि सिंह के पास एक ऑलरेडी जो था वो सॉल इमोटो शीट था, बट उसके अलावा उसको कुछ एक भी जो था अभी तक इस 5 एट्रीब्यूट शीट में से एक भी शीट नहीं मिला था। फिलहाल जो गाइस सिंह और किंगी जिस प्लेस पे होते हैं वो श्योर थे कि यहाँ पे डेफिनेटली उन्हें एक मेटल दाव शीट मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पे उन्हें कई दिन जो थे वो ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। वहीं एक दिन कुछ आगे उन्हें एक लेक देखने को मिलता है। जब वहाँ पे वो जाते तो उन्हें काफ़ी लंबी लेक देखने को मिलती है, पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो लेक जो थी वो कोई नॉर्मल लेक नहीं होती। उस लेक में वाटर की जगह मेटल लिक्विड होती है, जो हीट के कारण पूरी वहाँ पिघल कर फ्लो कर रही होती है। साथ ही यार वहाँ के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं उस लेक से कलरफुल रेडियंस रिलीज हो रही होती है। यह श्योर था कि यार इसके अंदर डेफिनेटली एक मेटल दाव शीट जो थी वो हो सकती है। किंगी भी इस बात से अग्री करती है। सिवा फिलहाल अपना कॉम्प्यूटर टेक्निक का यूज करता है और उसकी लेफ्ट हैंड एक ब्लैक इंक लाइक जो हो जाती है और एक ब्लैक फिश वहाँ पे अपीयर होती है। पर यार उस मेटल दाव शीट को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो थे बहुत सारे क्रिएचर अब उस लेक में अपीयर हो जाते हैं, जो उन्हीं मेटल लिक्विड से कंडेंस होकर बने थे। सिवा को भी नहीं लगा था कि यार इस दाव शीट को ऑब्टेन करना इतना मुश्किल होगा, पर सिवा भी अपने कॉम्प्यूटर टेक्निक का यूज करने लगता है और उन मेटलॉइड क्रिएचर को निपटाने लगता है। पर यार एक एक कर वहाँ पे जो थे अब और भी मेटलॉइड क्रिएचर जो थे अपीयर होने लग जाते हैं। देन अपना जो सिवा था वो लाइटनिंग अटैक रिलीज करता है और एक एक कर जो सारे मेटलॉइड क्रिएचर थे उनको ढेर कर देता है। तभी जो अपना सिवा होता है वो अपने कॉम्प्यूटर टेक्निक की जो इनी एनर्जी थी उसको कंडेंस करता है और लेक में एक फिर से ब्लैक फिश जो था अपीयर होती है वॉइड में, और उसको मतलब लेक में डुबकी मारते हुए वो अंदर चली जाती है और वो अपने टेल से मेटल सरफेस पे एक स्प्लैश मारती है। देन वहाँ पर एक हमें 7 कलर की जो थी लाइट एकदम से आसमान में शूट होती दिखाई देती है और वहाँ पे एक गोल्डन कॉल्ड्रन अपीयर होता है जो काफ़ी स्पीड में यहाँ से निकल कर भागने का ट्राई करती है। बट यार जो सिया अपना जो कुम्फेंग फिश जो बनाया था वो उस गोल्डन कॉल्ड्रन को उससे ब्लॉक कर देती है और लास्टली जो अपना सिया होता है उसे कैप्चर कर लेता है। जैसे ही वो गोल्डन कॉल्ड्रन सिया के पाम में यानी उसके हाथ में आती है, वहाँ पे जो गोल्डन कॉल्ड्रन था वो गायब हो जाता है और हमें वहाँ पे बस एक रोहम्बस टाइप मतलब उस शेप में एक क्रिस्टल जो थी वो दिखाई जाती है जो काफ़ी शाइन कर रही होती है। और यही जो थी यार वो मेटल दाव शीट होती है। पर ये दाव शीट भी यार एकदम से हाईएस्ट ग्रेड की होती है। इस बात से किंगी भी काफ़ी सरप्राइज होती है। वही यार किंगी को देख जो सिजाओ था ये मेटल दाव शीट उसको दे देता है। वहीं जैसे ही किंगी इस मेटल दाव शीट को लेती है उसके सर के पीछे वही वापस से ग्रीन मून अपीयर होता है और वहाँ से एक लाइट एनर्जी इमिट होती है जो इस मेटल दाव शीट को क्रश कर देती है और जो इसका सारा मेटल एसेंस था उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वही यार सिजाओ वो तो ये देख एकदम से स्पीशीज हो जाता है, क्योंकि यार अगर वो इस मेटल दाव शीट को आउटसाइड वर्ल्ड में भी सेल करता है, बेचता, तो डेफिनेटली यार उसे काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है। पर लिटरली यहाँ पे उस ग्रीन मून ने उसकी सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया है और ऐसे ही उस मेटल दाव शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर किंगी जो थी वो सिया को बताती है कि अब वो अपने ग्रीन मून के अंदर काफ़ी सारा वाइटलिटी फोर्स फील कर सकती है, मानो जब वो ग्रीन मून है वो पहले से कई टाइम ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इस चेंज को देखते हुए सिया बोलता है
कहे तुम सच में इमॉर्टल किंगवे की रिइंकार्नेशन तो नहीं? ये सुन किंगी थोड़ा सा लुक देते हुए बोलती है सियाओ को, ये तुम क्या बोल रहे हो? और मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जो अब बोलता है, लगता है तुम्हारी वो ग्रीन मून ऑलरेडी एक फर्स्ट ग्रेड इमॉर्टल दावशीट है जो वर्ल्ड ट्री सैपलिंग या कॉस्मोसीड से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए वो दूसरे इमॉर्टल सीड को एग्जिस्ट नहीं करने देगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। फिलहाल इधर ये दोनों जो थे बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में ही उन्हें एक बजल साउंड सुनाई देती है। ये यार जो साउंड थी एकेडमिक एल्डर ने की थी। ये एक तरह का सिग्नल था सबको वापस लौटने के लिए। वहीं इधर जो सीजा होते हैं और किंगी, वो भी वापस इस साउंड को सुन सिल्वर वॉरशिप के डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। और अब हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी जो सारे डिसाइपल थे एकेडमी के, वो ऑलमोस्ट आ चुके थे। यहाँ पे जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो सभी को बताते हैं कि एक्चुअली में उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है, इसलिए वो सारे डिसाइपल को यहाँ पे उसी इन्फॉर्मेशन को देने बुलाए हैं। एक्चुअली में उन्हें 5 एलिमेंट दाव सीट के बारे में एक न्यूज़ मिली है कि वो उन्हें एक मैप मिला है, क्योंकि उन्हें एक उससे रिलेटेड एक मैप मिला है, या कहूँ तो कुछ सर्टेन एरिया के बारे में पता चला है जो इस 5 कंटिनेंटल लैंड में कहीं है, जहाँ पे वो 5 एलिमेंट दावशीट होने का चांसेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और वहीं जो अब सारे एल्डर्स थे सारे डिसाइपल को बताते हैं, तो यार इस बात से जो सारे डिसाइपल थे उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिल सकती थी। इवन एल्डर भी जो थे अब वहाँ पे एक मैप का टुकड़ा में निकालते हैं और उस पर कुछ कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, और वहाँ पे कुछ एरिया था वो हाईलाइट हो जाता है उस मैप के अंदर। और जो एरिया वहाँ पे हाईलाइट हुआ था उसी एरिया के अंदर जो था वो 5 एलिमेंट दावशीट जो था मिलने के जो चांस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। फिलहाल जो सारे डिसाइपल और एल्डर होते हैं अब उसी सिल्वर वॉर्स पे बैठकर वहाँ से उसी प्लेस के लिए आगे निकल जाते हैं। इधर कुछ टाइम बाद हमें एक माउंटेन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारा वोल्केनो होता है, पर इसके सेंटर में एक काफ़ी बड़ा सा वोल्केनो होता है, जैसे कि यार वो यहाँ सारे जो वोल्केनो थे उसका किंग हो, इतना बड़ा था। इवन उस वोल्केनो से 5 डिफरेंट एलिमेंट की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये देखती और सभी की आंखें चमक उठती है, इवन एल्डर्स भी, और सभी को लगता है कहीं उसी वोल्केनो के अंदर वो 5 एलिमेंट दाव सीट तो नहीं। वहीं जो एल्डर थे सारे डिसाइपल को उस सीट को ऑप्टेन करने को बोलते हैं, अपने अपने रास्ते जाने को बोलते हैं ताकि वो खुद जाकर उस सीट को लाइक करा सके। इधर जो सिया होता है वह तुरंत ही अपने कुम्फिंग विंग्स निकालता है और किंगी के हाथों को पकड़ते हुए काफ़ी स्पीड में उस वोल्केनो की तरफ निकल जाता है। पर यार जैसे ही वो उस वोल्केनो के सेंटर पे पहुंचने वाला होता है, वहाँ पे उसे काफ़ी मैसिव ग्रैंड जो था एंशिएंट वॉरशिप उस वॉइड में अपीयर होती है, जो कि यार सियो की तरफ ही आ रही थी, और उसी वोल्केनो के सेंटर एरिया में वो लैंड करती है। इवन यार उस वॉरशिप से इमॉर्टल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, जिस कारण गाइज अगर सियो टाइम पे खुद को अवॉइड नहीं करता तो उस वॉरशिप से काफ़ी सीरियसली इंजर हो जाता। वहीं इस इवेंट को देख फिलहाल जो सारे लोग थे काफ़ी शॉक और कंफ्यूज भी थे कि आखिर ये एंशिएंट वॉरशिप यहाँ पे कैसे आ गई। वहीं जब एल्डर उन एंशिएंट वॉरशिप को देखते थे उनकी शक्ल काफ़ी अगली हो जाती है। वहीं इधर उस वॉरशिप से किसी ने एक एरो को जानबूझकर सियो की तरफ लॉन्च किया था, जिस कारण का जो सियो था अगर टाइम पे उस एरो का अवॉइड नहीं करता तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी डेडली हो सकता था। इस बात से सियो काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं फिर से उस वॉरशिप से एक आवाज़ आती है, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है, ये मेरी दूसरे एरो को डॉज करके दिखाओ। और वो जो ही पर्सन होता है फिर से एक एरो सियो पे लॉन्च कर देता है। इस बार तो यार सियो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि यार किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है कौन और आते ही वो सियो पे क्यों अटैक कर रहा होता है। वहीं सियो भी यार अपने कुम्फेन विंग्स के गोल्डन फेदर से उस एरो को फिर से ब्लॉक करता है और अपने फेदर स्वॉर्ड को उस वॉरशिप की तरफ एम कर लॉन्च कर देता है तभी वो पर्सन जिसने ये एरो लॉन्च की थी वो अपना एक वॉर स्पीयर निकाल सियो के फेदर स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। उस पर्सन ने यार एक ब्लू कलर की आर्मर पहनी हुई होती है, साथ ही उसकी हेयर भी पर्पल कलर की थी। उसकी आंखें यार जो उसका पिपल होता है उसमें क्रॉस का सिंबल बना होता है। जब वो सियो के फेदर स्वॉर्ड से अपने वॉर स्पीड को कोलाइड करता है तो एक मेटल कोलिजन की साउंड आती है। वहीं सियो अब किंगी को लेकर साइड हट जाता है और उस वॉरशिप की तरफ देखने लगता है। वहीं उस वॉरशिप पे हमें कई सारे यंगस्टर को दिखाया जाता है जो ये काफ़ी पावरफुल लग रहे होते हैं, इवन काफ़ी नोबल ऑरा उनके बॉडी से आ रही होती है, पर उनकी घमंड यार मानो उनकी जुबान से भी लंबी होती है। एक दूसरा बंदा उसी वॉरशिप से जब वो किंगी को देखता है तो यार उसकी ब्यूटी को देख वो सच में काफ़ी अस्तब्ध हो जाता है, और यार वो अब कुछ उल्टा सीधा किंगी पे कमेंट कर देता है। वहीं जो बाकी लोग जो उस वॉरशिप पे थे वो यार सियो के पावर को देख थोड़ा सरप्राइज तो हो जाते हैं। साथ ही वो पर्सन जिसने कि वो एरो लॉन्च किया था उसका भी एक्सप्रेशन अब पहले जैसा काम नहीं रहता, थोड़ा सा उसका भी शक्ल तो अब सीरियस हो गया था, पर इतना भी नहीं। वहीं इतना होने के बाद भी उस वॉरशिप पे जितने भी जो यंगस्टर होते हैं
वो यार शिवा पे हंस रहे होते हैं। इवन वो किंगी को मतलब अपने साइड आने को बोलते हैं। इस बात से यार जो शिवा था उसका पारा और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। शिवा गुस्से में बोलता है, तुम सब आखिर हो कौन, बिना कारण पे तुम मुझ पर अटैक क्यों किए। पर एक बंदा था उस वॉरशिप से बोलता है, लड़के तुम मरे तो नहीं ना, इस बात को तुम इतना क्यों खींच रहे हो। फिलहाल यार इस बात से शिवा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यार एक तो वो एरोगेंटली शिवा पे मतलब बिना बताए उस पर अटैक कर दिए, और इवन अब वो अपनी गलती भी नहीं मान रहे, उनको कुछ गिल्टी भी नहीं फील हो रहा, उल्टा वो शिवा का ही मजाक बना रहे होते हैं। और तो और यार वो किन्यू को मतलब अपने साइड इनवाइट कर रहे होते हैं। तभी जो शिवा था अपना एक बो जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब अपने मैजिकल पावर से एक बो को कंटेंस करता है, और वहाँ से एक मैजिकल एरो वो उस वॉरशिप की तरफ उस बंदे के साइड वो शूट कर देता है। पर यार जो वॉरशिप होती है उसकी जो डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है, जिस कारण जो शिवा का एरो होता है वो उस वॉरशिप के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। इवन उल्टा जो शिवा का वो एरो होता है वो वहाँ पे जलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर यार इससे जो वॉरशिप होती है, इस पे जो एल्डर्स होते हैं उनका ध्यान अब टूट जाता है। ध्यान क्या गाइस, वो साले पहले से जानते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर अब तक जो था वो किसी ने कुछ बोला नहीं था। वही जो शिवा था जब जैसे उसने उस वॉरशिप अटैक किया होता है, तो अब हमें एक बुढ़ा मतलब एक बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है, जो कि यार इवन हेमली नाइट एकेडमी के एल्डर से भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होता है। और वो अपीयर होते हुए मतलब सीधा बोलता है, हमारे वॉरशिप पर किसने अटैक करने की हिम्मत की। तो यार उसी वॉरशिप पे जो कुछ यंगस्टर होते हैं वो बोलते हैं, एल्डर ये एक छोटा मोटा सा लड़का है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। वहीं यार जो अपने अब हेमरेटिक एकेडमी के जो सारे एल्डर्स थे वो अब आगे आते हैं, और उस एंशियंट वॉरशिप के सामने, और फोर्थ एल्डर जो थे वो आकर बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब कहीं इमोर्टल एकेडमी से तो नहीं। तो जब वो ओल्ड मैन होता है वो रिप्लाई करता है, अरे देखो तो कौन है, ये तो हमारे ही एवेली डाटे एकेडमी के ओल्ड फ्रेंड है। पर इस बात को जैसे वो उस ओल्ड मैन ने बोला था, मानो यार वो सिहा को और जो बाकी सब उसके साइड के थे मतलब फिर नीचे दिखा रहे हो, मतलब उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे थे। वहीं अब इधर जो सारे डिसाइपल थे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि यार, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें सेक्रेड एकेडमी और इमोर्टल एकेडमी जाना है, बट एक्चुअली में वो उनसे यहाँ मिल गए। वही जो इमोर्टल एकेडमी वाले भी होते हैं वो बोलते हैं, अरे देखो तो ये वर्ल्ड सच में कितना गोल है, हम इतनी जल्दी यहाँ पे मिल गए। वहीं फिर जो वो ओल्ड मैन होता है जो कि यार सेकंड एडर जितना पावरफुल होता है वो बोलता है, अरे तुम सबको इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी अभी लगता है यंगर जनरेशन के बीच कुछ मतलब बातें हो रही थी, फिलहाल हमें उन्हें आपस में इस मैटर को सॉल्व कर लेने देना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना। और हम भी तो अपने जवानी में कुछ ऐसे ही थे, हम लोग भी काफ़ी हॉट ब्लड थे जो बस एक दूसरे को अगर पावरफुल ओपोनेंट देखते थे तो मतलब फाइट करने का हम लोग का मन करता था। मतलब गाय जो बूढ़ा इंसान होता है जो ओल्ड मैन था वो यार सीओ के मैटर को ऐसे ही मतलब इग्नोर मार देता है, क्या ही बोलूँ। लिटरली मतलब उसके लिए जो सीओ था वो कुछ बिल्कुल कीड़े का समान था, कोई उसकी इज्जत नहीं थी। वही जो बाकी एल्डर होते हैं मतलब इमॉर्टल एकेडमी के जो सारे डिसाइपल थे वो भी काफ़ी एरोगेंटली थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एरोगेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, वो सब खुद को काफ़ी सुपीरियर मान रहे होते हैं। पर यार शिवा और बाकी सब जानते थे कि ये मॉडल अकेडमी वाले कितने एरोगेंटली हैं। पहले तो यार शिवा पर उन लोगों ने अटैक भी किया, और इवन अब वो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। वहीं फिलहाल जो यार अपने हेमनाइटी इंस्टीट्यूशन के एल्डर होते हैं और जो डिसाइपल थे बाकी सब, वो तो यार ये मॉडल अकेडमी के सामने काफ़ी पोलाइट बिहेव करने लगते हैं। पर जो यार अपना शिवा था उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इवन कुछ बंदे इन मॉडल अकेडमी के शिवा का बोलते हैं, लड़के अगर तुम ऐसे ही मेहनत करोगे तो शायद तुम हमारे फ्यूचर में जूनियर ब्रदर बन सकते हो। फिलहाल वो सब क्लियरली शिवा को लुकडाउन कर रहे होते हैं, इवन पूरे अकेडमी को भी। इवन जो वो बंदा जिसने कि शिवा पे वो एड लॉन्च किया था वो अब यार शिवा को बोलता है, तुम उस लड़की को लेकर हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, हम आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। पर यार उसका साफ मीनिंग ये था कि वो शिवा की बेइज्जती कर रहा होता है, साथ ही वो यार वो किंगी को मतलब सीधा सीधा उसके पास भेजने को बोल रहा था। इस बात से तो यार शिवा का गुस्सा होता, अब वो सातवें आसमान में चला जाता है, और वो गुस्से में उसको बोलता है, दम है तो अपने व्हाट्सएप से नीचे आ, तेरी सारी औकात तुझे ही पता चल जाएगी। यार इसी बात को सुनकर जो है मॉडल अकेडमी के बाकी जो डिसाइपल होते हैं, इवन जो यार एल्डर भी थे, वो भी यार काफ़ी सरप्राइज लुक देते हैं सिया को। वहीं क्या जो अपना सिया था वो मतलब उसको बोलता है, दम है तो नीचे आ, अगर तेरी टांगे ने तोड़ दी मैंने तो मेरा भी नाम हुआंग नहीं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।